Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is the case of Sankari Prasad versus Union of India, AIR 1951 SC 458. We will start this video lecture with the facts of the case. Then we will move towards the fact and issues of this case. Then we will look at the arguments that were made by the respective counsels, followed up with the verdict of the Supreme Court and our own case summary. So now without further ado, let's look into the PPT. So now we have jumped into the PPT of Sankari Prasad versus Union of India, AIR 1951, SC 458. Okay. So now let's start with the facts of the case. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पे एक ज़मींदारी सिस्टम चल रही थी, ठीक है, कि जिस चीज़ ने शंकरी प्रसाद वाले केस को ट्रिगर किया. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो जितनी भी हमारे पास लैंड थी वो कुछ एक गिने चुने ज़मींदार के पास थी कि जिनका गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा खासा पॉलिटिकल रिलेशन था. उन सभी को जो है ये लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई थी. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी ओरिजिनल फार्मर्स थे उनके पास ऑन पेपर एक भी पीस ऑफ लैंड नहीं था. दे वर जस्ट मेरिन एम्प्लॉइज ऑफ ज़मींदार्स, प्लस ज़मींदार्स जो थे वो उनसे टैक्स भी कलेक्ट करते थे. इवन दो जितना भी वहाँ पे क्रॉप जो है वो उगाया जाता था या तो फिर जिस किसी भी चीज़ की खेती की जाती थी वो सभी चीज़ें फार्मर्स खुद करते थे एंड वो काम करने का वो लोग टैक्स पे करते थे. ये पर्टिकुलर सिस्टम को बंद करने के लिए, लैंड को रीलोकेट करने के लिए शंकरी प्रसाद वाला जो केस है वो उत्पन्न हुआ. उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ सबसे ज़्यादा आर्ग्यू की थी दैट फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें देता है. ये पूरा का पूरा केस इन दो चीज़ों पे है, राइट टू प्रॉपर्टी एंड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि जिसमें ज़मींदारी सिस्टम के बारे में बात की थी, जहाँ पे पिटिशनर्स ने सिंपली ये बोला कि ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो गलत है, इसे हटा दिया जाए. ठीक है. अभी इस केस के हम 3 इश्यूज को समझ लेते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इशू ये था वेदर और नॉट द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट एनक्रोचेस अपॉन द फंडामेंटल राइट्स बाय एडिंग सर्टेन प्रोविजंस. यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही निकल के आता था कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो वायोलेट कर सकता है या नहीं, कुछ नए प्रोविजंस ऐड करके. दूसरा क्वेश्चन ये था क्या ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में है, क्या वो अल्ट्रा वायर्स है कि पार्लियामेंट ने उनके पावर्स के अगेंस्ट में जाके ये एक अमेंडमेंट जो है वो पास की है. वेदर और नॉट टर्म लॉ कंटेन्ड इन द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कि जहाँ पे ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का एज सच कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं था. टिल दिस डेट अभी तक हमारे पास काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, प्लस जुडिशरी ने काफ़ी बार एम्बिग्विटी जो है वो क्लियर की है. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो वर्ड लॉ था उसका मेन क्वेश्चन ये था उस टाइम पे कि क्या ये सब चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी इंक्लूड करती है या नहीं करती है. ठीक है. सबसे पहले जो है हम पिटिशनर्स की आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं कि जहाँ पे उनके काउंसिल से सबसे पहले चीज़ तो ये बोली थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है अपर हाउस, दूसरा होता है लोअर हाउस, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा रिस्पेक्टिवली. बट उस टाइम पे जब एक प्रोविजनल पार्लियामेंट बिठाई गई थी राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, उसके अंदर कोई डिस्टिंग्विश या किसी भी प्रकार का डिस्टिंक्शन नहीं था कि कौन अपर हाउस है कौन लोअर हाउस है. तो उनके अकॉर्डिंग, पिटिशनर्स की आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, ये पार्लियामेंट एक इटसेल्फ
इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा उनका मेन मुद्दा ये था दैट आर्टिकल 360 इज अ सेल्फ कंटेंट प्रोविजन and does not allow any amendments to be made to a bill after it has been introduced in the house। कि जब हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स के अंदर कोई भी एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कि लोकसभा के अंदर सपोजिवली आईटी एक्ट का एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, अभी अगर उस बिल को फर्दर चेंजेस किए जाते हैं व्हाइल इट इज स्टिल प्रपोज्ड इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट्स, तो उस बिल को जो है हम एक प्रॉपर बिल में कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसे हम ऐसा मानेंगे कि वो जो है उसने आर्टिकल 368 का प्रोसीजर जो है वो वर्ड टू वर्ड फॉलो नहीं किया है। देन उनका थर्ड आर्ग्यूमेंट ये था कि लैंड रिलेटेड जितनी भी मैटर्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी डिसीजन लेने होते हैं दैट फॉल्स अंडर द लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल, दैट इज विद इन द परव्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कि जहां पे लैंड रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है दैट इज कंप्लीटली अप टू द स्टेट गवर्नमेंट। कि जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आके ऐसा नहीं बोल सकते कि ठीक है कल से जमींदारी सिस्टम वापस से आ जाएगी या जमींदारी सिस्टम को हटाया जा रहा है। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कि उनको क्या करना है उस चीज के बारे में। उन्होंने बाद में ये भी आर्ग्यू किया कि द पार्लियामेंट लैक द जुरिसडिक्शन टू एनेक्ट लॉज पर्टेनिंग टू लैंड मैटर्स। कि जहां पे पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो ऐसे लॉज को जो है वो एनेक्ट कर सके इन द केसेस ऑफ लैंड मैटर्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स। द काउंसिल आर्ग्यूड दैट the first category, which includes the parliament comprising both houses and the president, is conferred as the authority for making amendments। उन्होंने सबसे पहली चीज ये आर्ग्यू की कि जहां पे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास वहां पे जब प्रेसिडेंट प्रेजेंट भी होते हैं, जब उनका असेंट मिलता है तब वो किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं, दैट इज विद इन देयर परव्यू। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने यहां पे ये आर्ग्यू की दैट कि जहां पे 2 हाउसेस के बारे में बात की है कि पार्लियामेंट के अंदर एक लोअर हाउस होना चाहिए, एक अपर हाउस होना चाहिए, जो कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पॉसिबल नहीं था बिकॉज इंडिया वॉज रिसेंटली इंडिपेंडेंट। Furthermore, they have added that in the Article 368 it makes it inapplicable to be the provisional parliament could undermine the very purpose of Article 379। ठीक है, लास्ट में उन्होंने ये बोला that Article 368 is not considered as a self-contained provision, कि ये गलत है आप जो बोल रहे हो। They pointed out certain procedural inconsistencies in how bill is introduced and passed in each house of parliament and how the president assent is to be obtained। Respondents ने ये चीज पे रिलाई किया दैट जो पिटिशनर्स की आर्ग्यूमेंट है वो बेसलेस है, बेसिकली वो मेन चीज पे फोकस करे बिना जो डिस्क्रंसीज है उन सभी चीजों को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। अल्टीमेटली रिस्पोंडेंट्स का यही कहना था दैट whatever the amendment is saying is absolutely correct, उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com। As you can see, this is the home page। Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing, okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website.
And now let's get back to the lecture. अब समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर अपना क्या डिसीजन दिया। एपेक्स कोर्ट ने जो है फर्स्ट अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रखा। उन्होंने ये भी बोला दैट आर्टिकल 13(2) जो है वो खाली ऑर्डिनरी लॉज के बारे में बात करता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूटेंट लॉज। जो अमेंडमेंट्स आती हैं वो उस चीज़ को वहाँ पे कवर नहीं करता है। फर्दरमोर दे हैव एडेड दैट कि जो अमेंडमेंट्स किए जाते हैं अंडर द आर्टिकल 368 इज नॉट अफेक्टेड बाय आर्टिकल 13(2), कि जहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला कि पार्लियामेंट के पास सफिशिएंट पावर्स हैं टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। देयरफॉर any amendment which abridges the fundamental rights will not be considered void under Article 13(2) of the Constitution. Once again, it is a very narrow view of the judiciary. They clearly stated that if and all Constitution has provided sufficient powers to the Parliament to amend their fundamental rights, then whatever the amendments have been made or are going to be made, they will be absolutely constitutional, valid and legal without a doubt. बट इस चीज़ को अभी हम हमारे क्रिटिकल एनालिसिस से थोड़ा डीप में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्टिकल 13(2) के स्कोप को काफ़ी नैरोली इंटरप्रेट किया था। आर्टिकल 13 ये कहता है दैट लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद दी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी कंसिडर्ड नल एंड वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कि जो भी चीज़, जो कोई भी लॉ जो है वो अगर एप्लीकेबल किया जाता है एंड अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है, देन उस पर्टिकुलर चीज़ को हटा देना चाहिए, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए, या तो उस चीज़ को अमेंड करना चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो वायोलेट ना कर सके। ये पूरी की पूरी चीज़ जो है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में भी हम देख सकते हैं कि जहाँ पे शंकरी प्रसाद का जो केस है वो अपहेल्ड हुआ था, जो कि वंस अगेन मिस्टेक है, एक गलती है जुडिशरी की कि उन्होंने भी आर्टिकल 13(2) को एक नैरो सेंस के अंदर इंटरप्रेट किया। जैसे जैसे टाइम बदलता गया, जुडिशरी में कुछ चेंजेस आते गए, धीरे धीरे जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के ऊपर इनका फोकस शिफ्ट होता गया। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसे हम आगे हमारी दूसरी वीडियो सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे सेपरेटली। बट यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि अल्टीमेटली कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका मतलब ये था दैट लोगों के कुछ राइट्स जो हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू मूव फ्रीली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऐसे कुछ बेसिक राइट्स जो हैं वो किसी भी सेंस के अंदर कोई भी लॉ जो है उन चीज़ों को वायोलेट ना कर पाए। उसे रोकने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। दैट इज द वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उस चीज़ को हटा दिया जाएगा तो ये पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, majority in the case of IC Golaknath versus the state of Punjab overruled that the said judgment and held that no distinction can be found between the power of legislative and constitutional power. Justice Hidayatullah held that the amending power was not to be found as a residuary power of the legislation. The procedure as laid down under Article 368 when complied resulted in the amending ability of the Constitution. कि जहाँ पे जस्टिस हिदायतुल्ला ने क्लियरली बोल दिया ये केस के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है दैट पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ों को जो है वो अमेंड कर सकते हैं कि जिससे थोड़े बहुत फंडामेंटल राइट्स जो वायोलेट हो सकते हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने उनके जजमेंट में लिखी हुई है। लेटर ऑन
केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि हमारे इंडियन जुडिशरी का एक वन ऑफ द बेस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, कि इस चीज के अंदर क्लियरली गोलकनाथ वाले केस को ओवररूल कर दिया। एंड ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उस चीज को एप्लीकेबल किया गया कि पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 368 पावर्स है कि वो किसी भी प्रकार का एक अमेंडमेंट ला सकते हैं, एक नया लॉ क्रिएट कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का डाउट या एम्बिग्विटी नहीं है। द ओनली कंसर्न ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज दैट द बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल शुड नॉट बी वायोलेटेड बाय एनी लॉज। और अगर ऐसा होता है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो हैम्पर किया जाता है बाय एनी एग्जिस्टिंग लॉ या तो फिर किसी अमेंडमेंट से, तो उसे हटा दिया जाएगा, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। सो बाय दिस स्लाइड आवर लेक्चर इज इफेक्टिवली ओवर। If you guys want to watch more videos like this, then please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. If you want to learn about more cases like this, then you can definitely check out our website, that is judicialdream.com, where you will find a lot of articles like this cases as well as certain topics followed up with the MCQs. Once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.